जय श्री कृष्ण। आज हम कक्षा 10 में एक महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। उस प्रमेय को कहते हैं थेल्स प्रमेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है। बोर्ड परीक्षा में यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय है, थेल्स प्रमेय। प्रश्नावली 11 के अंदर इस प्रमेय का हम उपयोग करते हैं। मैं शॉर्टकट में इस प्रमेय को आपको बताता हूं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ये उसको हम कैसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आएगा, सिद्ध करो त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। आगे लिखा हुआ होगा सिद्ध करो। तो आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज एबीसी। अब इस भुजा बीसी के समांतर एक लाइन खींचनी है, ये बी। तो दूसरी दोनों भुजाएं यानी एबी और एसी को दो समान भागों में बांटना है, एडी बटावा डीबी और एई बटावा ईसी। ये है थेल्स प्रमेय का मतलब। तो थेल्स प्रमेय के अंदर पहला भाग होता है दिया गया में आपको लिखना है त्रिभुज एबीसी में, इस त्रिभुज में ये रेखा इस रेखा के समांतर है, डीई समांतर बीसी। दूसरा पार्ट होता है प्रमेय के अंदर, वो होता है सिद्ध करना। सिद्ध करना में लिखोगे आप एडी बटावा डीबी। ये वाली भुजा और इस भुजा को एडी बटावा डीबी और एई बटावा ईसी। ये प्रमेय का पार्ट होता है। हमारे को प्रश्न में क्या दे रखा है और हमको क्या निकालना है, थेल्स प्रमेय है क्या। कभी कभी ये सवाल क्वेश्चन के रूप में भी बनता है, एक प्रश्न भी बनता है। आपको एडी दिया हुआ है, डीबी दिया हुआ है, ईसी दे रखा है और एई का मान पूछा जाता है। ये 11.2 जो प्रश्नावली होगी उसमें सारे जो प्रश्न हैं वो थेल्स प्रमेय पर आधारित है। तीसरा जो पार्ट होता है प्रमेय में वो होता है रचना। सभी प्रमेय में ये पार्ट काम आए ये जरूरी नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। अगर हम इस चित्र में कोई नया काम करेंगे तो वो रचना में लिखेंगे। जैसे कि मैं पहला काम कर रहा हूं, इस बी को ई से मिलाना और इस सी को डी से मिलाना। यहां फर्स्ट में लिखना बी को ई से व सी को डी से मिलाते हैं, ठीक है। दूसरा जो काम मैं कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट काम है, ये समझना बहुत जरूरी है कि यहां जो ये बिंदु ई है, इस ई बिंदु से इस त्रिभुज में बीडीई, त्रिभुज बीडीई में जो शीर्ष ई है उस शीर्ष से इस भुजा बीडी पर एक लंब डालना है। वो लंब डालते हैं तो वो भुजा बीडी के ऊपर आए, या जरूरी नहीं है, हमारे को थोड़ा बाहर की तरफ जाकर के ईएफ, ये जो ईएफ है वो इस बीडी पर डाला गया लंब है जो इसके लिए ऊंचाई का काम करेगा। त्रिभुज बीडीई में ऊंचाई होगी ईएफ। इसी प्रकार त्रिभुज सीडीई में बिंदु डी से इस भुजा ईसी पर लंब डालना है तो वो मिलेगा डीएफ। मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि ये भुजा से बाहर की तरफ क्यों बना है, ठीक है। ये काम हमारा काम पूरा हो जाता है तो यहां लिखेंगे हम ईएफ। ये जो उल्टा टी है ये लंब का निशान होता है। ईएफ लंब है, कौन सी भुजा के लिए बोला था, बीडी। और डीएफ लंब है, उल्टा टी यहां पर भी लिखा है मैंने, ईएफ पर, ईसी पर। डीएफ लंब है इस ईसी भुजा के ऊपर। यहां तक का काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर जो चौथा पार्ट रहता है प्रमेय का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट भाग होता है, उसको कहते हैं उपपत्ति। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरम का, वो होता है उपपत्ति। अगर हम प्रश्न में कभी दिया गया सिद्ध करना और रचना छोड़ देते हैं, हमको डायग्राम पता है और एग्जाम में आ जाता है थेल्स प्रमेय सिद्ध करो या उसकी वो लाइन आ जाती है, तो हमको
अगर डायग्राम पता है, उपपत्ति लिख दी, तो टीचर के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको 1 नंबर काट के देता है या नहीं, पूरे नंबर दे सकता है। लेकिन अगर आपने ये काट दिया फिर इतना सा काम किया, वो थ्योरम नहीं होगी। तो थ्योरम का जो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे शरीर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा हृदय, हमारा हार्ट, वैसे ही थ्योरम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उपपत्ति। अब इसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर ये दिया हुआ है कि कैसे आया, हमको ये सिद्ध करने का जो क्वेश्चन है वो सारा काम इसी में होने वाला है। तो इसमें इसको मैंने समझाने में 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, ये आप लोगों के लिए समझाने में है, एग्जाम में आप 1 2 3 4 लगाए जरूरी नहीं है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या किया है, ऊपर वाला त्रिभुज ADE व इसी पॉइंट तरफ से BDE, ये दोनों त्रिभुज लिए मैं ADE और BDE, इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ ऊंचाई होती है EF। उभयनिष्ठ ऊंचाई EF, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, दोनों में ऊंचाई का काम हो गया हमारा EF। अब आपको क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कंपैरिजन करना है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर एरिया, शॉर्टकट में हम अगर हिंदी में लिखते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल तो भी लिख सकते हैं। मैंने AR लिखा, मतलब क्षेत्रफल का निशान, और ऊपर वाले त्रिभुज को लिखना है ADE क्षेत्रफल, नीचे वाले त्रिभुज को लिखना है BDE। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। मैंने अभी बताया दोनों में जो ऊंचाई है वो EF है, लेकिन जब दोनों के आधार की बात होगी तो ऊपर वाले में आधार लेना है AD और नीचे वाले में आधार लेना है BD। तो यहां हो जाएगा AD इंटू EF, आधार इंटू ऊंचाई, यहां हो जाएगा BD इंटू EF। अब आप देखते हो 1/2 से 1/2 को काट सकते हो, EF से EF को काट सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा हमारा AD/DB। और आप इसको इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर फर्स्ट लगाएंगे। ये हमारा एक पार्ट का काम कंप्लीट होगा। सेकंड नंबर लगाना है। अब आपको क्या करना है, सेकंड वाले में ऊपर वाला त्रिभुज तो ADE लेना है, लेकिन इस पॉइंट से दूसरा त्रिभुज CDE लेना है। हमने पहले इधर से लिया था, अब हम इधर से लेंगे। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ADE व त्रिभुज CDE में अब की बार जो उभयनिष्ठ ऊंचाई होगी वो DF होगी, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं, उभयनिष्ठ ऊंचाई इज इक्वल टू DF। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए इधर वापस वही प्रोसेस करना है। ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल AR ADE, जो ऊपर है उसको ऊपर ही लिखना है। त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, एरिया क्षेत्रफल CDE, सूत्र का उपयोग वही करना है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2। अब दोनों में जो ऊंचाई आएगी वो आएगी DF, और ऊपर वाले में जो आधार काम में लेंगे वो AE काम में लेना है, नीचे वाले का आधार EC काम में लेना है। तो यहां लिखेंगे AE और यहां लिखेंगे EC। 1/2 से 1/2, DF से DF को काटना है, हमको क्या मिलेगा, AE/EC, और इसको समीकरण नंबर 2 लगाना है। 1 और 2 का काम हमारा पूरा हो गया। जो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 में हमने क्या देखा कि दोनों में त्रिभुज ADE कॉमन है, लेकिन नीचे वाली जो दोनों त्रिभुज थे वो अलग थे। एक तो BDE था और दूसरा था CDE। तो हम यहां तीसरी स्टेप में लिखेंगे, थर्ड में, कि
क्षेत्रफल BDE बराबर क्षेत्रफल CDE, और इसको लगाएंगे समीकरण नंबर 3। अब ये दोनों क्षेत्रफल में समान क्यों है? तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि अगर कोई दो त्रिभुज जिनका आधार समान हो और समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो वे दोनों क्षेत्रफल में समान होते हैं। इन दोनों में उभयनिष्ठ आधार कौन सा है? DE, और समांतर रेखाएं कौन सी है? DE समांतर BC। इसको ध्यान में रखना है, DE समांतर BC। तो अगर DE ये दोनों समांतर रेखा है तो ही थेल्स प्रमेय लगेगा इस त्रिभुज में, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये लाइन बनने के कारण आप यहां लिख सकते हो एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं। एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं। ठीक है, ये हमारे समीकरण नंबर 3 के लिए लिखने वाली लाइन होगी। और उसके बाद आपको लिखना है समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। समीकरण 1, 2 व 3 से, और यहां लिखना है आपको वापस AD बटावा DB और AE बटावा EC, और इसके नीचे लिखना है इति सिद्धम। ठीक है, या हम कभी कभी हेंस प्रूफ भी लिखते हैं। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है जिसका उपयोग आपको आज की क्लास में मैंने बताया है। ये आज का आपका वर्क रहेगा। थैंक यू।